13 जुलाई 2025 की वो तारीख थी जिसने राजस्थान की तपती गर्मी में एक ऐसी खबर को हवा दी जिसने पूरे देश के संत, समाज और आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी सिर्फ एक दुखद अंत की नहीं है, यह कहानी है एक बंद कमरे की, एक खुफिया निगरानी की, एक रहस्यमयी मेडिकल बैग की और एक ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट की जो एक शख्स ने दुनिया से जाने के 3 घंटे बाद किया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान इस दुनिया को अलविदा कह चुका हो, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके हों, लेकिन उसकी यादें या शायद कोई और सोशल मीडिया पर दुनिया को अपनी कहानी बता रहा हो? यह सुनने में किसी फिल्म की रहस्यमयी कहानी लगती है, लेकिन यह हकीकत है राजस्थान की उस मशहूर कथावाचक की जिन्हें दुनिया साध्वी प्रेम बायसा के नाम से जानती थी। अक्सर हम कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां दीवारों की नजरें थीं। एक ऐसी नजर जो 24 घंटे उस निजी कक्ष को देख रही थी जहां साध्वी विश्राम करती थी, और उसी नजर ने यानी उस निगरानी कैमरे ने एक ऐसा पल कैद किया जिसने साध्वी की जिंदगी में मानसिक तूफान ला दिया। यह मामला इतना पेचीदा है कि पुलिस भी हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही है। क्या यह भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम था, या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें विश्वास का ही फायदा उठाया गया? आज की इस कहानी में हम परत दर परत उस राज से पर्दा उठाएंगे जो भगवा वस्त्र के पीछे की निजी जिंदगी में छुपा था। आपको बताएंगे कि कैसे एक वीडियो ने एक हंसती खेलती जिंदगी को एक गंभीर मोड़ पर ला खड़ा किया, और सबसे बड़ा सवाल, वो शख्स कौन था जो मेडिकल बैग लेकर कमरे में दाखिल हुआ, एक प्रक्रिया को अंजाम दिया और फिर ओझल हो गया, और आखिर क्यों एक खामोश हो चुकी आवाज इंस्टाग्राम पर अपनी सफाई पेश कर रही थी? धैर्य रखकर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो आपको इस केस की गहराई का एहसास करा देगा। दोस्तों, राजस्थान की पावन धरा जहां भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है, इसी मिट्टी से निकली थी एक नन्ही सी जान जिसने महज 10 साल की उम्र में वो सपना देखा जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं देख पाते। प्रेम बायसा, एक ऐसा नाम जो मारवाड़ के घर घर में सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया था। उनकी वाणी में वो ओज था, वो मिठास थी कि जब वो कथा सुनाती थी तो हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनती थी। लोग उनमें श्रद्धा का स्वरूप देखते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे, रील दर रील उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके विपरीत होने लगती हैं, या फिर आपके अतीत के कुछ पन्ने हवा के झोंके से ऐसे खुलते हैं कि वर्तमान बिखरने लगता है। साध्वी प्रेम बायसा का जीवन बाहर से जितना शांत और आध्यात्मिक दिखता था, अंदर ही अंदर एक मानसिक द्वंद पनप रहा था। एक ऐसा द्वंद जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2021 में, लेकिन जिसका परिणाम सामने आया साल 2025 में। यह कहानी विश्वास और परिस्थितियों की एक ऐसी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर निजता और सार्वजनिक जीवन में क्या संतुलन होना चाहिए। साध्वी के आश्रम में सब कुछ सामान्य चल रहा था। भक्त आते थे, सम्मान प्रकट करते थे और चले जाते थे, लेकिन आश्रम की चारदीवारी के भीतर उस निजी कक्ष में जहां साध्वी रहती थी, वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्रम की मर्यादाओं के संदर्भ में चर्चा का विषय बनने वाला था। साध्वी प्रेम बायसा के जीवन में एक शख्स की बहुत अहम भूमिका थी। उनका नाम था वीरमनाथ। वीरमनाथ कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो साध्वी के गुरु माने जाते थे। एक गुरु का दर्जा सनातन संस्कृति में अत्यंत ऊंचा माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए वाली परंपरा में पली बढ़ी साध्वी वीरमनाथ को अपना पिता तुल्य मानती थीं, अपना मार्गदर्शक मानती थीं। वीरमनाथ ने ही उन्हें कथा वाचन की बारीकियां सिखाई थीं, उन्हें समाज में कैसे व्यवहार करना है यह सिखाया था। भक्तों की नजर में वीरमनाथ और साध्वी का रिश्ता एक पिता और पुत्री जैसा पवित्र था, एक गुरु और शिष्य जैसा मर्यादित था। लेकिन क्या कैमरे में कैद तस्वीरें उस रिश्ते की कोई और ही भावुक कहानी कह रही थी, या फिर बंद कमरे की वो स्थिति कुछ और ही बयां करती थी? अब तारीखों के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दिन की तरफ जिसने इस पूरी घटनाक्रम की नींव रखी। यह तारीख थी 8 जनवरी 2021। स्थान था साध्वी का निजी विश्राम कक्ष। सर्दी का मौसम था। कमरे में साध्वी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। शायद उनकी तबीयत नासाज थी या वो विश्राम कर रही थी। कमरे में उनके अलावा एक महिला भी मौजूद थी जो उनकी सहायिका लग रही थी। वो कमरे के काम कर रही थी, कभी व्यवस्था ठीक करती, कभी कुछ सामान उठाती,
तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां प्रवेश करते हैं वीरमनाथ। भगवा वस्त्र, सिर पर साफा, चेहरे पर एक अलग तरह का भाव। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कमरे में एक निगरानी कैमरा लगा हुआ था। यह कैमरा क्यों लगाया गया था? क्या सुरक्षा कारणों से, या फिर किसी ने जानबूझकर उस कमरे की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए वो कैमरा वहां फिट किया था? ये सवाल आज भी पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा है। खैर, कैमरा चालू था और वो रिकॉर्ड कर रहा था। वीरमनाथ उनके करीब आते हैं। साध्वी लेटी हुई थी। वीरमनाथ उनके पास झुकते हैं और यहीं से वो दृश्य शुरू होता है जिसने बाद में पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी। वीरमनाथ साध्वी के बेहद करीब नजर आते हैं। उनके हाव भाव में एक ऐसी आत्मीयता थी जो गुरु शिष्य की पारंपरिक दूरी से कुछ अलग दिखाई दे रही थी। इसके बाद साध्वी उठकर बैठ जाती हैं और फिर जो दृश्य सामने आया वो कई लोगों के लिए समझ से परे था। साध्वी अत्यधिक भावुक होकर वीरमनाथ से सहारा लेती नजर आती हैं। ये एक बहुत ही गहरा और निजी क्षण था। वीरमनाथ भी उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। फ्रेम दर फ्रेम हर एक सेकंड उनकी यह भावनात्मक स्थिति रिकॉर्ड हो रही थी। उस वक्त कमरे में मौजूद वो तीसरी महिला जो सहायिका थी, वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो ये सब उसके लिए सामान्य हो, या शायद वो भी इस परिस्थिति को समझ नहीं पाई थी। यह वीडियो 2021 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन यह दुनिया के सामने नहीं आया। यह एक छिपे हुए राज की तरह किसी की हार्ड ड्राइव में, किसी के मोबाइल में कैद होकर रह गया। वक्त बीतता गया, 2022 आया, 2023 गुजरा, 2024 भी निकल गया। साध्वी की प्रसिद्धि बढ़ती रही। वो नए नए मंचों पर जाती, कथाएं सुनाती, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके अतीत का एक वीडियो उनकी मानसिक शांति का दुश्मन बनने वाला है। और फिर आया साल 2025, 13 जुलाई 2025। अचानक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। कैप्शन में लिखा था, साध्वी प्रेम बायसा से जुड़ा वीडियो। देखते ही देखते ये वीडियो बहुत तेजी से फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह बस यही चर्चा थी। लोग हैरान थे। वो साध्वी जो मंच से संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी, वो एक पुरुष के साथ एकांत में बेहद भावुक पलों में नजर आ रही थी। समाज में तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने इसे गुरु शिष्य के वात्सल्य का नाम दिया, तो किसी ने इसे मर्यादा के विरुद्ध बताया। आस्था पर सवाल उठने लगे, लोगों की भावनाएं आहत होने लगीं और सबसे ज्यादा गहरा धक्का लगा खुद साध्वी प्रेम बायसा को। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो साध्वी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। मीडिया का जमावड़ा लग गया। सवाल गंभीर थे, उंगलियां उनके आचरण पर उठ रही थी। साध्वी सामने आई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अपनी बात रखने की दृढ़ता थी। उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है वो संदर्भ से हटकर है। वो मेरे पिता तुल्य गुरु हैं। उस वक्त मैं घोर अवसाद में थी। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। मैं रो रही थी और मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मुझे संभालने के लिए, मुझे शांत कराने के लिए मुझे सहारा दिया था। जैसे एक पिता अपनी बेटी को संभालता है, उन्होंने मुझे वैसे ही संभाला था। इसमें कोई गलत भावना नहीं थी, इसमें सिर्फ वात्सल्य और सुरक्षा का भाव था। साध्वी ने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो मेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, जो हमारी संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया है। वो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। मैं साबित करूंगी कि मेरे मन में कोई मैल नहीं है। उनकी बातों में पीड़ा थी। वो बार बार कहा रही थी कि ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को 3 साल तक अपने पास रखा और अब अचानक वायरल कर दिया। यहीं से एंट्री होती है कहानी के दूसरे पहलू की, यानी उन लोगों की जिन्होंने कथित तौर पर साध्वी की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। जांच में जो नाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। ये कोई बाहरी लोग नहीं थे, ये कोई अनजान चेहरे नहीं थे। ये वही लोग थे जो साध्वी के आसपास रहते थे, जो उनके संपर्क में थे, जिन पर शायद वो भरोसा करती थी। पुलिस की तफ्तीश में नाम सामने आया जोगाराम का, उसकी पत्नी कृष्णा का और उनके ड्राइवर रमेश का। ये वो लोग थे जिनका आश्रम में आना जाना था। कहानी कुछ ऐसी निकल कर आई कि यह वीडियो 2021 में ही इन लोगों के संज्ञान में आ गया था। आप सोचिए, 3 साल तक इन लोगों ने कथित तौर पर साध्वी को इस वीडियो के संदर्भ में मानसिक दबाव में रखा था। आरोप है कि वो उन्हें वीडियो वायरल करने की बात कहते थे।
हमारी बात मानो वरना तुम्हारी छवि प्रभावित होगी। साध्वी अत्यंत तनाव में जी रही थी। वो किसी से खुलकर कह नहीं पा रही थी। सम्मान का डर, समाज का डर, लोकलाज का डर उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दबाव का यह खेल लाखों के लेन देन तक पहुंच गया था। सूत्रों के अनुसार वीडियो को हटाने के लिए उसे डिलीट करने के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। साध्वी ने शायद स्थिति संभालने की कोशिश की होगी या शायद उन्होंने मना कर दिया होगा। यह दबाव इतना बढ़ गया था कि साध्वी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यथित रहने लगी थी। जब उन लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई या जब उन्हें लगा कि अब साध्वी से और बात नहीं बन रही, तो उन्होंने उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी की हालत बेहद नाजुक हो गई। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वो किसी से बात नहीं करती थी, कमरे में एकांतवास में रहती थी। समाज की प्रतिक्रियाएं उन्हें बहुत गहरा आघात दे रही थी। जो लोग कल तक उनका सम्मान करते थे, आज वही लोग उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर कठोर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। कोई उनकी आलोचना कर रहा था, कोई निराश था। यह मानसिक आघात बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा था। और फिर आई वो दुखद घड़ी जब साध्वी की रहस्यमयी मृत्यु की घटना घटी। तारीख और वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद साध्वी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, जब तबीयत बिगड़ी तो तुरंत एम्बुलेंस को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, बल्कि एक ऐसे शख्स को फोन किया गया जो पहले किसी अस्पताल में सहायक या नर्सिंग का अनुभव रखता था। एक ऐसा शख्स जिसे साध्वी जानती थी। वो शख्स आता है, उसके हाथ में एक बैग था। वो सीधे साध्वी के कमरे में जाता है। वहां क्या उपचार हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस शख्स ने साध्वी को एक दवा दी, एक इंजेक्शन के माध्यम से। दावा किया गया कि यह उन्हें राहत देगा, उनकी बेचैनी को कम करेगा, उन्हें विश्राम में मदद करेगा। लेकिन उस प्रक्रिया के होते ही स्थिति पूरी तरह विपरीत हो गई। राहत मिलने के बजाय साध्वी की हालत और ज्यादा गंभीर होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों जो उस वक्त आश्रम में मौजूद थे, उनके मुताबिक इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद साध्वी का शरीर शिथिल पड़ने लगा। उनकी चेतना लुप्त होने लगी। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह साफ तौर पर किसी गंभीर संकट का संकेत था। घबराहट का माहौल बन गया। आश्रम के लोग जो अब तक शायद स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, अब डर गए। आनन फानन में साध्वी को गाड़ी में डाला गया और अस्पताल की तरफ ले जाया गया। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था, या शायद परिस्थितियां इतनी जटिल थीं कि बचने की कोई संभावना ही नहीं रह गई थी। अस्पताल के रास्ते में ही या शायद अस्पताल पहुंचने तक साध्वी प्रेम बायसा ने अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आवाज जो लाखों लोगों को जीवन जीने की राह दिखाती थी, हमेशा के लिए मौन हो गई। अब यहां से कहानी का सबसे रहस्यमयी मोड़ शुरू होता है। साध्वी का देहांत हो चुका था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। साध्वी प्रेम बायसा नहीं रही। भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अस्पताल पहुंच गई। आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। जांच की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब दुनिया इस खबर पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी, साध्वी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक नई पोस्ट अपलोड होती है। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया से जाने के करीब 3 घंटे बाद एक जा चुका इंसान पोस्ट कैसे कर सकता है? उस पोस्ट में एक तस्वीर थी और साथ में एक विस्तृत कैप्शन। उस कैप्शन की हर एक लाइन यह संकेत दे रही थी कि यह असाधारण नहीं है। उस पोस्ट में लिखा था, मैंने हर एक क्षण धर्म के प्रचार के लिए जिया। दुनिया में मानवता और धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है, लेकिन आज मुझे कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है। उस पोस्ट में आगे लिखा था, कुछ लोगों ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची। मेरे और मेरे पिता तुल्य गुरु के पवित्र रिश्ते को गलत रंग दिया। मैंने पुलिस से शिकायत की, मैंने समाज से गुहार लगाई, लेकिन मुझे न्याय की उम्मीद नहीं दिखी। शायद मेरे पास अब अपनी सच्चाई साबित करने का कोई और रास्ता नहीं बचा। मेरा यह अंतिम निर्णय ही मेरी निर्दोषता की गवाही बनेगा। यह एक आखिरी संदेश जैसा था, लेकिन सवाल यह था कि इसे पोस्ट किसने किया? क्या साध्वी ने जाने से पहले इसे शेड्यूल किया था? क्या उन्हें आभास था कि वो अब नहीं रहेंगी? अगर उन्होंने कोई कदम खुद उठाया था, तो फिर अस्पताल जाने की अफरातफरी क्यों मची? और अगर यह कोई साजिश थी, तो साजिशकर्ता ने यह पोस्ट क्यों किया? क्या यह पोस्ट इसलिए किया गया ताकि इसे एक खास रूप दिया जा सके और असली वजह छुप जाए?
पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी पहली बन गई है। साइबर सेल की टीम अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक कर रही है जहां से ये पोस्ट अपलोड हुआ। क्या किसी के पास उनके अकाउंट का एक्सेस था, या फिर साध्वी ने खुद अपना समय तय कर लिया था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी है जिसने वो मेडिकल प्रक्रिया की थी। वो शख्स घटना के बाद से ही मिल नहीं रहा है, उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। आखिर वो कौन था? क्या उसे किसी ने भेजा था? क्या उसे प्रलोभन दिया गया था साध्वी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए, या फिर वो महज एक जरिया था जिसे पता भी नहीं था कि वो जो दवा दे रहा है वो प्राणघातक साबित होगी? उस दवा की शीशी का मिलना बहुत जरूरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विस्तार रिपोर्ट ही बताएगी कि साध्वी के शरीर में किस रसायन का प्रभाव था। क्या वो कोई प्रतिबंधित दवा थी? क्या वो किसी दवा की अधिक मात्रा थी, या फिर कुछ और? पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। उस कमरे के रिकॉर्डिंग डिवाइस को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ये देखना चाहती है कि उस दौरान कमरे में और कौन कौन मौजूद था। क्या साध्वी की सहमति थी या स्थिति कुछ और थी? उधर ब्लैकमेलिंग के आरोपी जोगाराम और उसके साथियों की तलाश भी तेज हो गई है। पुलिस का मानना है कि इस मृत्यु के तार कहीं ना कहीं उस पुराने विवाद से जुड़े हैं। हो सकता है कि साध्वी ने कानूनी कार्रवाई की बात कही हो और डर के मारे इन लोगों ने साध्वी के विरुद्ध कुछ योजना बनाई हो। यह भी हो सकता है कि साध्वी अब और दबाव सहने की स्थिति में नहीं थी और यह सब कुछ एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से वापसी संभव नहीं थी। एक दृष्टिकोण यह भी है कि क्या यह सब आश्रम के प्रबंधन या संपत्ति के लिए किया गया? साध्वी के पास अच्छी खासी प्रसिद्धि थी, सहयोग राशि आती थी। क्या कोई आश्रम के प्रभाव को हथियाना चाहता था? क्या वीरमनाथ को रास्ते से हटाने के लिए साध्वी को निशाना बनाया गया? क्योंकि उस वीडियो के बाद वीरमनाथ की सामाजिक स्थिति भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। समाज के एक वर्ग ने उनसे दूरी बना ली थी। साध्वी के परिवार वाले अब सामने आ रहे हैं, उनका दुख देखा नहीं जाता। वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, उसके साथ गलत हुआ है। वो न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वीडियो पुराना था तो प्रशासन ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब साध्वी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है तो पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर समय रहते सतर्कता बरती जाती तो शायद आज साध्वी हमारे बीच होती। सिस्टम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। साध्वी ने अपने संदेशों में और अपने बयानों में बार बार संकेत दिया था कि उन्होंने मदद मांगी थी, तो फिर उन लोगों को खुला क्यों छोड़ रखा था? क्या किसी प्रकार का दबाव था, या फिर इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया? एक चर्चित व्यक्तित्व होने के बावजूद इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? अब बात करते हैं उस परीक्षा की जिसका जिक्र साध्वी ने बार बार किया। इतिहास में पवित्रता साबित करने के लिए कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में किसी को भी यह साबित करने के लिए अपना जीवन गंवाना पड़े, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी का यह अंत, चाहे वो स्वयं लिया गया निर्णय हो या किसी और की करतूत, समाज के लिए एक बहुत बुरा संदेश है। यह दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का एक पोस्ट, एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। कैसे हम बिना सच जाने, बिना पूरी बात समझे किसी के बारे में राय बना लेते हैं। वो भीड़ जो कल तक साध्वी मां कहकर पुकारती थी, वीडियो आते ही आलोचनात्मक हो गई। क्या हमारा धैर्य इतना कम है? क्या हमारी समझ इतनी सतही है कि एक वीडियो उसे प्रभावित कर सकता है? वीरमनाथ और साध्वी के रिश्ते की सच्चाई क्या थी? यह अब एक अनुत्तरित प्रश्न है। हो सकता है वो सच कह रहे हो कि यह पिता पुत्री का स्नेह था, लेकिन बंद कमरे की वो तस्वीरें सामाजिक मान्यताओं से मेल नहीं खा रही थीं, और इसी असमंजस ने एक दुखद घटना को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। एक टीम उस लापता सहायक को ढूंढ रही है, दूसरी टीम उन लोगों के पीछे लगी है जिनका नाम विवाद में आया, तीसरी टीम साइबर फोरेंसिक पर काम कर रही है ताकि उस इंस्टाग्राम पोस्ट का सच को बहाकर मां दाय दो सामने आ सके, और चौथी टीम आश्रम के बाकी लोगों से पूछताछ कर रही है। आश्रम का स्टाफ, ड्राइवर, सेवादार, हर कोई जांच के दायरे में है क्योंकि अक्सर अपने ही राजदार होते हैं। यह बात यहां जांच का विषय है। सीसीटीवी का एक्सेस किसके पास था, फुटेज किसने निकाली, यह सब आश्रम के अंदर का ही कोई सुराग हो सकता है। इस पूरे मामले में एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य है। जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में लोग दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कर्मों का फल कह रहे हैं तो कुछ इसे एक साजिश का शिकार। लेकिन सच्चाई क्या है, यह तो तभी पता चलेगा जब वो लापता
कड़ियां पुलिस के हाथ लगेंगी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी तब तक यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, एक डिकोडिंग क्राइम का ऐसा एपिसोड जिसका पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। दोस्तों, यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल युग में किसी की निजता, किसी की निजी जिंदगी अब सुरक्षित नहीं रही। एक क्लिक, एक शेयर किसी के जीवन पर भारी पड़ सकता है। साध्वी प्रेम बायसा की स्थिति क्या थी, यह फैसला करने वाला कानून है, लेकिन जिस तरह से उनका अंत हुआ, जिस तरह से उन्हें मानसिक तनाव दिया गया, वो किसी भी जागरूक समाज के लिए चिंताजनक है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कथित तौर पर एक वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ वो समाज है जिसने बिना सोचे समझे धारणा बना ली, और बीच में फंस गई वो जान जो शायद अपनी ही परिस्थितियों में घिरी हुई थी। वो चिकित्सा प्रक्रिया सिर्फ दवा की नहीं थी, वो तनाव की थी, वो डर की थी, वो लोकलाज की थी, जिसने धीरे धीरे साध्वी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या राजस्थान पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाती है। क्या साध्वी की आत्मा को न्याय मिल पाएगा? क्या वो असली चेहरा जो पर्दे के पीछे बैठकर यह खेल खेल रहा था कभी सामने आएगा, या फिर यह फाइल भी समय के साथ ठंडी पड़ जाएगी और एक और रहस्य दफन हो जाएगा? हम इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी, जैसे ही उस लापता शख्स की जानकारी मिलेगी या उस इंस्टाग्राम पोस्ट का सच सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचाएंगे, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए कानून की नजर से बच नहीं सकता, और सच चाहे कितना भी गहरा दफनाया गया हो एक दिन बाहर जरूर आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी साध्वी प्रेम बायसा की रहस्यमयी मृत्यु की। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, अपराध का संदेह है, साजिश है और एक दुखद अंत है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सच से रूबरू कराना था जो चर्चाओं के पीछे छुप जाता है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये डिकोडिंग क्राइम की पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि समाज में क्या चल रहा है और कैसे सतर्क रहना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि जुर्म की दुनिया की हर खबर, हर राज हम आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और किसी भी वायरल खबर पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।